Hello student, today we are going to start with a new chapter that is electrochemistry. Electrochemistry. Electrochemistry is that branch of chemistry in which energy released in a spontaneous chemical reaction is converted into electrical energy, and at the same time electrical energy is used to bring about non-spontaneous chemical reaction. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में अपन मेनली दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला तो अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल चेंज में। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपन केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला तो कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होगा फॉर केमिकल चेंज में। तो पहला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर पहला जो प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने को पहले पढ़ना है। तो जिसमें अपन जिस भी अपरेटस में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उस अपरेटस का, उस फेनोमेनन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस केमिकल चेंज या फिर बोल दीजिए केमिकल एनर्जी। और जिस अपरेटस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल चेंज में, उस अपरेटस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उस अपरेटस को, उस फेनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। तो पहले अपन यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो पहला पोर्शन अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। दूसरी बात यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान रखोगे, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के बारे में आप लगभग बातें पढ़ चुके हो क्लास 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन। तो वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप जितनी भी बातें ध्यान में है बहुत अच्छा है, अगर नहीं ध्यान में है तो मैं आपको यहाँ पर वो फिर से याद दिलाते जाऊँगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड अपना ये चैप्टर है। अब ये जो आप दो तरीके का कन्वर्जन पढ़ रहे हो, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन पढ़ रहे हो, इनका जो बेसिस है, इनका बेसिस ही क्या है, इन ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस ही क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये किसके बेसिस पर होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर। अब यहाँ आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। तो पहले अपन समझ लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जो अपने आप ही होते हैं, मतलब जिनको केवल अपने को एक बार क्या होता है एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है, मतलब एक बार इनको स्टार्ट करना होता है, फिर ये जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक अपने आप ही होते रहेंगे। जैसे मान लीजिए अपन वाटर की बात करें तो वाटर है हाई लेवल से लो लेवल की ओर अपने आप फ्लो करेगा। तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर अपने आप फ्लो कर रहा है तो वो कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरीके से मैग्नीशियम वायर होता है। मैग्नीशियम वायर में क्या होता है कि आपको केवल उसको एक बार स्टार्टिंग में जलाना पड़ता है। अब
एक बार स्टार्टिंग में जलाते हो तो उसके बाद वो पूरा का पूरा मैग्नीशियम वायर अपने आप जलता जाता है। तो ये प्रोसेस तो हो गई क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस क्या होते हैं अपने आप होते हैं, या फिर ऐसे बोल दीजिए जिनको अपने को केवल एक बार स्टार्ट करना होता है। इसके बाद दूसरे टाइप के जो प्रोसेस हैं, दूसरे टाइप के प्रोसेस हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जिनको करवाना पड़ता है। मतलब इन प्रोसेस में क्या होता है, जब तक एनर्जी की सप्लाई होगी, जब तक एनर्जी की सप्लाई होगी तब तक ही ये क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने घर में जो लाइट होती है, फैन होती है, फैन होते हैं, तो वो लाइट कब तक जलेगी, जब तक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहेगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपके कार है, बाइक है, वो कब तक चलेंगे, जब तक वहाँ क्या होगा, फ्यूल जलेगा। तो मतलब जब तक एनर्जी की सप्लाई होती है तब तक ये प्रोसेस होते हैं कौन से, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो दो तरीके के प्रोसेस हो गए, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बातें यहाँ आपको समझनी है। तो एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे क्या, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस बात को समझना है किस तरीके से, तो अपन बोल दें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच एनर्जी रिलीज्ड इन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन अपने आप होती है, उन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जिस अपरेटस में अपन ये करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर दूसरा अपने को पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी, या फिर केमिकल रिएक्शन। कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करें, उसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज में कन्वर्ट करने के लिए। और इन जो दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिस है, दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ से अपन थोड़ी बहुत बात समझ लेते हैं किसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपन यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी समझते जाते हैं। तो क्लास 11th में आप रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़कर आए। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ा है, ए रिडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन। कि एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वहीं दूसरा सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़कर आए हो कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। मान लीजिए जैसे जिंक है, जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाए, Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, तो जिंक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो मतलब इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से मान लीजिए कॉपर आयन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो मतलब कॉपर आयन का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। इसी तरीके से अपन ने साथ में ये भी पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए जिंक यहाँ फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ये जिंक आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्या, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ आप देख रहे हो
कॉपर आयन है 2+ से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मेनली तो आप ये पढ़कर आए हो, एक तो इलेक्ट्रॉन के क्या लॉस और गेन करने के बेसिस पर, और दूसरा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर। अब होता क्या है कि इन रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, इन रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। अब आपको इस तरीके का अरेंजमेंट करना है कि इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको आप क्या बोलते हो, केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को कोई आपको कन्वर्ट करना है, इस तरीके का कोई सुटेबल अरेंजमेंट करना है कि वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो जिस भी अरेंजमेंट को आप क्या करते हो, यूज करते हो, उस अरेंजमेंट को आपको बताया है अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस ऑपरेटर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब उस रिएक्शन को आपको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करना होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करनी होगी। एक रिएक्शन है जो मान लीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस है और उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करनी होगी। या फिर मैं बोल दूं कि एक रिएक्शन है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर अपन उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई कर दें तो वो रिएक्शन क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हो, मान लीजिए NaCl है। इस NaCl में जब अपन इस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा अपने आयन में Na+ और Cl- में। ये डिकम्पोज हो गया किसमें, Na+ और Cl- में। तो ये आयन, इन आयन ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। इन आयन ने मूव करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो मैं किस तरीके से बोल सकता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि जब अपन मेल्टिंग NaCl की बात करें, किसकी बात करें, मेल्टिंग NaCl की बात करें, तो उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जब इस मेल्टिंग NaCl को मैं मोल्टन NaCl भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब इस मोल्टन NaCl से अपन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई की तो इसके Na+ और Cl- आयन ने क्या किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर। तो जब ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो जो Cl- आयन है, Cl- आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये जो Cl आयन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोरीन एटम में। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, क्लोरीन एटम में। जबकि Na+ आयन है, Na+ आयन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके Na+ आयन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम एटम में। Na+ आयन, सोडियम आयन, क्या सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सोडियम एटम में। मतलब सोडियम जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मतलब इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। जबकि क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब मतलब जैसे ही, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी में। रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत बार आपने पढ़ा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो ये फेनोमेनन कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब जिस अपरेटस में ये इलेक्ट्रोलिसिस का फेनोमेनन अपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
तो ये बातें अपने को पूरे चैप्टर में पढ़नी है। मेरे हिसाब से आपको ये ध्यान से समझ में, अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपन जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो जो जिस भी ऑपरेटस में आप ये कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से यूज करते हैं, किस में चेंज करने के लिए, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में कन्वर्ट करने के लिए। और इस फेनोमेनन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस का फेनोमेनन जिस ऑपरेटस में करते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहाँ पर अपन सबसे फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मान लीजिए अपन किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्टली कर रहे हैं, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल बीकर में कर रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है और उस बीकर में आपने ले रखा है मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एक बीकर है, इस बीकर में आपने ले रखा है क्या, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मान लीजिए आप एक जिंक रोड है, एक जिंक रोड को डिप कर रहे हो, एक जिंक रोड को आपने क्या किया है, डिप किया है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। Whenever a redox reaction is allowed to take place directly in a single beaker, it is found that the solution become hot. For example, when a zinc rod is placed in a copper sulfate solution, the solution is found to be hot. अब इस बात को अपने को समझना है किस तरीके से हॉट हो रहा है, कैसे यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट हो रही है। अब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये आपस में टच में है, ये आपस में क्या है, टच में। तो जिंक जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या करेगा, डील करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि जिंक है, जिंक फ्री स्टेट में है तो क्या है, 0, और यहाँ जिंक है +2, तो जिंक 0 से +2 में हो रहा है तो मतलब जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ देख रहे हो कॉपर +2 से फ्री स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, मतलब इस कॉपर आयन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन। जबकि जिंक है, जिंक क्या, जिंक फ्री स्टेट से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब जिंक का क्या हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है डायरेक्ट, और जब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सिमिलरली अगर ये ही काम मान लीजिए आप क्या करते हो कि जब किसी कॉपर रोड को प्लेस करते हो किसमें, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो जब किसी कॉपर रोड को आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रखते हो तो सेम वो ही बातें यहाँ, जो बातें यहाँ ऑब्जर्व की है वही बातें वहीं पर ऑब्जर्व करोगे। तो जब आप किसी कॉपर रोड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में प्लेस किया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो यहाँ से फॉर्मेशन हो गया कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मेटल का। तो यहां से देख रहे हो कॉपर है 0 से +2, तो मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सिल्वर जो है +1 से फ्री स्टेट, मतलब 0 में सिल्वर आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन से भी सेम ये बातें ऑब्जर्व करोगे कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई
क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली होगी सिंगल बीकर में। सिंगल बीकर में यहां बोल रहा हूं, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली अगर सिंगल बीकर में होती है तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। जबकि अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, अपन क्या पढ़ेंगे कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी में, और अपने को करना है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां से एक बात तो सीधी सी सिंपली आप समझ गए कि अगर अपन रिडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्ट करवाते हैं तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहां से दूसरी बात अपन ने ये ऑब्जर्व कर ली कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको कन्वर्ट करना है तो रिडॉक्स रिएक्शन को आपको डायरेक्ट नहीं करवाना है, उस रिडॉक्स रिएक्शन को आपको क्या करवाना पड़ेगा, इनडायरेक्टली। और इस रिडॉक्स रिएक्शन को जिस भी अपरेटस में, जिस भी डिवाइस में आप इनडायरेक्टली करवा रहे हो, उस अपरेटस, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस इज यूज्ड to convert the chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy. Electrochemical cell is a device, electrochemical cell is a device used to convert the chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is called an electrochemical cell is called या फिर is into electrical energy। और सिंपली अपन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को केमिकल सेल भी बोलते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ध्यान रखना है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही अपन जानते हैं किस नाम से, गैल्वेनिक सेल के नाम से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही अपन और किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक सेल। और दूसरा इसी को अपन बोलते हैं वोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही नाम होता है क्या, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। और इसका जो सबसे क्या सिंपल जो एग्जाम्पल है, मोस्ट फेमिलियर जो एग्जाम्पल है वो है डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो मोस्ट फेमिलियर जो एग्जाम्पल है वो क्या है, डैनियल सेल। अब अपने को समझना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, उस रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी को अपन कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन इनडायरेक्ट वे। मतलब इनडायरेक्ट किस तरीके से अपन इस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाएं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन समझ लेते हैं एग्जाम्पल किससे, डैनियल सेल से। तो यहाँ अपन हेडिंग डाल देते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए डैनियल सेल। किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे ये वर्क करता है।
तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है कि दो बीकर होते हैं। तो मैं यहाँ दो बीकर बना लेता हूँ। दो बीकर होते हैं। पहले बीकर के अंदर अपन जो सॉल्यूशन लेते हैं वो सॉल्यूशन लेते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। दूसरे बीकर के अंदर अपन ने जो सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर अपन ने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, और इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है 1 मोलर। अब ये एक्वस सॉल्यूशन ले लिया अपन ने। फिर जो पहला जो बीकर है, इस पहले बीकर के अंदर अपन डिप करके रखते हैं जिंक रोड। इसके अंदर ये मेटल की रोड है, जिंक की रोड। दूसरे बीकर के अंदर जो है, दूसरे बीकर के अंदर डिप्ड होती है कॉपर रोड, कॉपर मेटल की रोड डिप्ड होती है। पहले बीकर में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर, और इसके अंदर जिंक रोड, जिंक मेटल रोड डिप्ड है। दूसरे बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसके अंदर कॉपर रोड डिप्ड है। अब इन जनरल होता क्या है, आमतौर पर जो मेटल रोड जो डिप्ड होती है वो अपने ही मेटल आयन के एक्वस सॉल्यूशन में डिप्ड होती है। जैसे जिंक है तो जिंक आयन के क्या सॉल्ट सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, डिप्ड है। कॉपर रोड है तो कॉपर रोड अपने कॉपर आयन के क्या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है। अब यहां ध्यान रखना, मैंने इन जनरल बोला है, हमेशा ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर ये जो बीकर है, इन बीकर को बोलते हैं हाफ सेल। मैं इधर साइड में लिखते जा रहा हूं। इन बीकर को क्या बोलते हैं, हाफ सेल, और इन्हीं को अपन दूसरे नाम से बोलते हैं रिडॉक्स कपल्स। तो मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो हाफ सेल होते हैं, दो रिडॉक्स कपल होते हैं। हाफ सेल किनको बोल रहे हैं अपन, इन बीकर को। और ये जो मेटल रोड इनके अंदर डिप्ड है, ये मेटल रोड कहलाती है क्या, इलेक्ट्रोड्स। ये मेटल रोड क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड। तो यहां से आपने क्या पढ़ा कि जिंक रोड जो डिप्ड है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और कॉपर रोड जो डिप्ड है, कॉपर रोड किस में डिप्ड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। फिर इसके बाद ये जो दोनों की दोनों रोड है, ये कनेक्ट होती है एक वायर के थ्रू। ये जो रोड है, ये रोड कनेक्ट होती है किसके थ्रू, एक वायर के थ्रू। और यहाँ पर अपन चाहे तो एमीटर लगा सकते हैं या फिर वोल्टमीटर लगा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए या तो आपने एमीटर अटैच कर दिया, या तो एमीटर लगा सकते हो या फिर वोल्टमीटर। मैं यहाँ वोल्टमीटर ही लिख देता हूँ। तो ये दो मेटल रोड है, ये अटैच है किसके थ्रू, एक वायर के थ्रू, जहां पर अपन ने अटैच कर दिया है एक वोल्टमीटर या फिर एमीटर भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद ये जो दोनों सॉल्यूशन है, ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन एक यू शेप्ड ट्यूब से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये जो दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन किससे अटैच होंगे, एक यू शेप ट्यूब से। और ये जो यू ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है, ये कहलाती है सॉल्ट ब्रिज। ये क्या कहलाएगी, सॉल्ट ब्रिज। दोनों मेटल रोड क्या है, किससे अटैच है, वायर के थ्रू अटैच है। दोनों के दोनों सॉल्यूशन आपस में किसके थ्रू अटैच है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। अब ये जो मेटल रोड और ये वायर वाला जो ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कहलाता है एक्सटर्नल सर्किट। ये बातें ध्यान रखनी है अपने को। जो मेटल रोड और वायर वाला ये जो अरेंजमेंट है,
ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल सर्किट। और ये जो दो सॉल्यूशन जो सोल्ट ब्रिज के थ्रू क्या है, कनेक्ट है, ये जो है ये कहलाता है इंटरनल सर्किट। ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, इंटरनल सर्किट। तो मतलब दो हाफ सेल होते हैं, दो मेटल रोड अटैच होती है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, और दोनों के दोनों सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन अटैच होते हैं इंटरनल सर्किट के थ्रू। अब पहले अपन यहाँ समझते हैं सोल्ट ब्रिज का फंक्शन, कि सोल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, क्या सोल्ट ब्रिज होती है। तो सोल्ट ब्रिज आपको बताया है, ए सोल्ट ब्रिज ए यू शेप ट्यूब containing concentrated solution of an inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, like KCl, ये सोल्ट ब्रिज में नाम यहाँ लिख देता हूँ, KCl, KNO3, K2SO4 एक्सेट्रा। तो मैंने क्या पॉइंट बताया है, ए सोल्ट ब्रिज ए U shape containing concentrated solution of an inert electrolyte containing, यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, salt bridge and its function। हर एक पॉइंट यहाँ बिल्कुल ध्यान से अपन समझेंगे। salt bridge U shape tube containing concentrated solution of inert electrolyte, concentrated solution of inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 etc. containing concentrated solution of inert electrolyte in agar and gelatin, in agar and gelatin। तो यहाँ अपन YouTube के अंदर क्या करते हैं, इस सोल्ट ब्रिज के अंदर, इस सोल्ट ब्रिज के अंदर सोल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, और इस सोल्ट सॉल्यूशन को अपन डाल देते हैं किसमें, अगर में या फिर जिलेटिन में, सिंपली बोल दीजिए जेली, जो अपन खाने में यूज लेते हैं, जेली जैसे जो टॉफी आती है जेली की, जस्ट जेली, जो उस जेली के अंदर मिलाकर अपन इसको भर देते हैं किसके अंदर, सोल्ट ब्रिज के अंदर, जिससे आपका ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, इनर्ट। अब इनर्ट का मतलब है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज वन whose ion do not take part in the redox reaction and also do not react with electrolytes used। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है, ये आयन रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब जो आप ये इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, किसका इलेक्ट्रोलाइट लिया है, आप ये जो सॉल्यूशन ले रहे हो, इन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी मैं लिख देता हूँ, जो आपने सॉल्यूशन लिए हैं ये क्या लिए हैं, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आपके सोल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्ट सॉल्यूशन है, जिसमें आप जेली डालकर जिसको आप इनर्ट बना चुके हो, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इसके आयन रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ये आयन इन इलेक्ट्रोलाइट के साथ, इन सोल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या नहीं करेंगे, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या है, जो सोल्ट ब्रिज का फंक्शन है, फंक्शन क्या है, तो सोल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन है कि सोल्ट ब्रिज है केवल दो हाफ सॉल्यूशन को आपस में, सॉरी, इन दो सॉल्यूशन को, दो हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करके रखती है। सोल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है कि सोल्ट ब्रिज
दो हाफ सेल को, मतलब दोनों के दोनों सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करके रखती है। ये यहाँ इन सॉल्यूशन के माइग्रेशन का काम नहीं करती है। दोबारा ध्यान दोगे कि सोल्ट ब्रिज के अंदर अपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालकर इसको अपन कॉटन प्लग से यहाँ क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कॉटन प्लग से क्लोज कर दिया। सोल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या बता रहे हैं कि सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज दो हाफ सेल को आपस में क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। फिर या फिर बोल दीजिए दो सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है कि सोल्ट ब्रिज कभी भी सॉल्यूशन का माइग्रेशन नहीं करेगा। मतलब सोल्ट ब्रिज में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला सॉल्यूशन इधर से इस हाफ सेल में आ जाएगा और ये वाला सॉल्यूशन इस हाफ सेल से इस हाफ सेल में आ जाए, ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा कौन, सोल्ट ब्रिज। तो दो फंक्शन पढ़ दिए हैं। पहला दो हाफ सेल को कनेक्ट करके रखता है। दूसरा फंक्शन है ये सॉल्यूशन के लिए क्या, एक मीडियम माइग्रेशन का काम नहीं करेगा, सॉल्यूशन को माइग्रेट नहीं करेगा। इसके बाद थर्ड फंक्शन जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है कि जो सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। यही सोल्ट ब्रिज का क्या है, मेन फंक्शन। सोल्ट ब्रिज जो है, सोल्ट ब्रिज यहाँ पर क्या करेगा कि जो दो हाफ सेल हैं, इन दो हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। किस तरीके से सोल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है दोनों हाफ सॉल्यूशन की, वो अपने को समझना है। तो होता क्या है कि जो ये जिंक है, ये जिंक क्या करता है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा और दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक के आयन में। जिंक दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक आयन में। और ये मतलब जिंक रोड कन्वर्ट हो गया जिंक आयन में। तो ये जिंक आयन किसमें जाना स्टार्ट शुरू कर देंगे, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देंगे। ये एंटर करने लगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किए थे, ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाएंगे किसकी ओर, कॉपर की ओर, इधर जाएंगे दूसरे हाफ सेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे हाफ सेल में जा रहे हैं। अब दूसरे हाफ सेल में क्या है कि इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन होते हैं, ये कॉपर आयन क्या करते हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस जिंक ने लॉस किए थे, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं और कॉपर आयन कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर मेटल में। तो कॉपर आयन कन्वर्ट हो गए किसमें, कॉपर मेटल में। तो ये कॉपर मेटल धीरे धीरे यहाँ इस कॉपर रोड पर डिपॉजिट होने लगता है। जिंक आयन ने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट होंगे पहले, फिर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू उनको कौन गेन कर लेगा, कॉपर आयन। और जिंक आयन किसमें एंटर करने लगे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। फिर जो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन जिंक आयन ने लॉस किए थे, इधर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू दूसरे हाफ सेल में क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो गए किसमें, कॉपर मेटल में। तो ये कॉपर मेटल यहाँ डिपॉजिट होने लगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज।
और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस वजह से अपन इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, एनोड। जबकि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मतलब इस रोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये क्या है, कैथोड। ये हो गया कैथोड। दोबारा समझेंगे कि जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर डिपॉजिट होकर एक्सटर्नल सर्किट से जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो इस रोड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज मतलब ये रोड क्या हो गया, एनोड। फिर दूसरा जो इलेक्ट्रोड है इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो इस रोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया, कैथोड। अब आपने यहां देखा मतलब जिंक की जो रिएक्शन है, जिंक की रिएक्शन हो रही है एट एनोड, जबकि कॉपर आयन की रिएक्शन जो है, कॉपर आयन की रिएक्शन हो रही है एट कैथोड। जिंक की रिएक्शन हो रही है एट एनोड, कॉपर आयन की रिएक्शन हो रही है एट कैथोड। तो दूसरी बात और यहाँ जिंक जो है, जिंक फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में कन्वर्ट हो रही है, मतलब क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। जबकि कैथोड पर है, कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब +2 से 0, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ध्यान रखना है एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर होगा क्या, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा कैसे पहचानेंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब बात आती है सोल्ट ब्रिज की। तो यहां से अपन ने तो ये देख लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और किस तरीके से गेन। अब आपने पढ़ा है कि बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट क्या फ्लो करेगा, करंट। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्या, एनोड टू कैथोड, तो करंट फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड, करंट फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड। तो करंट फ्लो कर रहा है कैथोड टू एनोड। एनोड हो गया कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और कैथोड हो गया कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एनोड जो है नेगेटिव चार्ज हो गया और कैथोड कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब बातें अपन ने समझ ली। अब तो जो वोल्टमीटर है, करंट है किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वोल्टमीटर की नीडल है वो इस साइड में क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन में थी। अब करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये वोल्टमीटर या फिर एमीटर जो लगाया है इसकी नीडल इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद जो है सोल्ट ब्रिज का अपन फंक्शन जो समझ रहे हैं, पहला फंक्शन क्या पढ़ा था कि सोल्ट ब्रिज है दो क्या सॉल्यूशन को, दो हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। दूसरा फंक्शन पढ़ा था ये कभी भी सॉल्यूशन का माइग्रेशन नहीं करता एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में। और तीसरा जो फंक्शन अपन समझने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ये सोल्ट ब्रिज क्या करता है, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल। दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब कैसे करेगा वो समझना है। तो यहां से आपने क्या देखा कि जिंक जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक आयन में। अब ये सॉल्यूशन किसका था, जिंक सल्फेट का, मतलब जिंक सल्फेट Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब जिंक रोड कन्वर्ट हो गई जिंक आयन में, मतलब और जिंक आयन इसमें क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं।
तो मतलब जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मतलब आपके इस सॉल्यूशन का जो नेचर है, ये सॉल्यूशन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये नेचर में हो गया कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब इधर आप देख रहे हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब कॉपर आयन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गए, मतलब कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो इधर कौन से आयन बचे, सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन रहे तो मतलब ये सॉल्यूशन को कैसा बना रहा है, नेगेटिवली चार्ज। तो इधर तो सॉल्यूशन हो गया नेचर में नेगेटिवली चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में ये एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो मतलब करंट भी फ्लो नहीं होगा। अगर आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है एक्सटर्नल सर्किट में ये रुक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो मतलब करंट भी रुक गया। तो ये करंट की सप्लाई बंद ना हो, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो ना रुके, तो उसके लिए आपको इस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल। तो अब काम स्टार्ट होता है किसका, सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज में आपने क्या ले रखे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl और KNO3। तो मान लीजिए आपने KCl इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है या फिर KNO3 इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है। तो यहां से क्या होगा कि इस KNO3 इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां से सफिशिएंट नंबर ऑफ क्या आएंगे, नाइट्रेट आयन इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और इधर से सफिशिएंट नंबर ऑफ पोटेशियम आयन इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब नाइट्रेट आयन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये अपन ने पढ़ा था कि दोनों के दोनों जो ये जो दोनों के दोनों नाम आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है क्या है, इनर्ट है, मतलब इससे ये रिएक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये सफिशिएंट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन है, नेगेटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। इसी तरीके से इधर पोटेशियम आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव सॉल्यूशन को भी क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अब ये बात जो है एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा बता देता हूँ। अपन ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर दो क्या होते हैं, बीकर। उन दो बीकर को अपन क्या बोलते हैं, हाफ सेल या फिर रिडॉक्स कपल। पहले हाफ सेल में जिंक रोड डिप्ड होती है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में, जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। दूसरे हाफ सेल में कॉपर रोड डिप्ड होती है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, इसकी कंसंट्रेशन भी क्या है, 1 मोलर। और इन सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो मेटल रोड है, जिंक रोड और कॉपर रोड, ये कहलाते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। इसके बाद दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक वायर के थ्रू अटैच होते हैं। इस वायर के साथ अपन एमीटर या वोल्टमीटर भी अटैच कर सकते हैं। और ये जो सर्किट है ये कहलाता है एक्सटर्नल सर्किट। मतलब जो रोड है, रोड कंप्लीट हो रही है एक्सटर्नल सर्किट से। इसके बाद दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कनेक्ट रहते हैं किससे, एक यू शेप्ड ट्यूब से, जिसको अपन बोलते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज। और ये जो है ये कहलाता है क्या, इंटरनल सर्किट। इसके बाद अपन ने सॉल्ट ब्रिज और उसका फंक्शन पढ़ा है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, एक यू शेप ट्यूब, जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, K2SO4 इन अगर एंड जिलेटिन। जेल में अपन मिलाकर, जेली में मिलाकर इन क्या सॉल्ट सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज के अंदर भर देते हैं और इसको फिर अपन कॉटन प्लग से यहाँ बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है
कि सबसे फर्स्ट अपन समझते हैं कि रिएक्शन के बारे में। एनोड है, एनोड पर क्या होता है, जो जिंक रोड है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो जाती है जिंक आयन में, मतलब एनोड पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर कैथोड पर क्या होता है कि कॉपर आयन है, सॉल्यूशन से कॉपर आयन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट से उनको गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ ये कॉपर मेटल डिपॉजिट होने लगा। अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं तो इस रोड पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव है तो इस वजह से जिंक रोड क्या हो गई, एनोड। और ये नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है तो इस रोड पर सीधी सी बात हो गई कि पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये क्या हो गया, कैथोड। तो यहां से अपन ने देखा कि एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन हमेशा और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अपन ने वर्किंग समझी किसकी, सोल्ट ब्रिज की। तो सोल्ट ब्रिज की वर्किंग अपन ने किस तरीके से समझी कि सोल्ट ब्रिज है, पहली वर्किंग अपन ने समझी, फंक्शन समझा कि 2 हाफ सेल को या फिर 2 सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करके रखता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल सर्किट। फिर दूसरी वर्किंग अपन ने समझी कि क्या सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज कभी भी सॉल्यूशन का क्या नहीं करता है, माइग्रेशन नहीं करता फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर, दूसरे हाफ सेल में सॉल्यूशन का क्या नहीं करता है, माइग्रेशन नहीं करता है। अब यहीं पर अपन ने पढ़ा था कि सोल्ट ब्रिज के अंदर अपन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या बताया था आपको कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब ये क्या, इनके जो आयन है, इनके आयन रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और दूसरा क्या बताया था कि दूसरा ये बताया था कि ये जो नहीं इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करेंगे, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो इनके साथ भी केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर थर्ड फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था, सोल्ट ब्रिज है। सोल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कब करेगा, कैसे करेगा, वो समझना है। तो जिंक कन्वर्ट हो गया था किसमें, जिंक आयन में। तो क्या हुआ, ये जिंक आयन धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में आने लगे। इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मतलब सॉल्यूशन को ये कैसा बना रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जबकि इधर आप देख रहे हो कॉपर सल्फेट का क्या था, सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। तो यहां से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब इस कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मतलब क्या सल्फेट आयन रह रहे हैं तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो सल्फेट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये सॉल्यूशन को नेगेटिवली चार्ज बना रहे हैं। अब सॉल्यूशन जब आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो मतलब करंट का जो फ्लो है वो भी रुक जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो अपने को करना है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, तो उसके लिए इन सॉल्यूशन के चार्ज को हटाना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा, तब काम स्टार्ट होता है किसका, सोल्ट ब्रिज का। तो सोल्ट ब्रिज से क्या होंगे कि मान लीजिए आपने पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है तो यहाँ से सफिशिएंट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन आएंगे और ये नाइट्रेट आयन, सफिशिएंट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन इस पॉजिटिव सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे हाफ सेल में पोटेशियम नाइट्रेट के सफिशिएंट नंबर ऑफ पोटेशियम आयन आएंगे और ये इस नेगेटिव सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो ये वर्किंग हो गई किसकी, सोल्ट ब्रिज की। इसके बाद आप देख रहे हो कि जिंक है, जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक आयन में, तो मतलब ये हुआ धीरे धीरे इस मेटल रोड का वेट जो है ये वेट कम होने लगेगा और कॉपर आयन कन्वर्ट हो गए किसमें, कॉपर मेटल में।
तो इस रोड का मतलब यहाँ कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो इस रोड का वेट जो है, कॉपर रोड का वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जिंक जो रोड है, जिंक मेटल रोड का वेट धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक आयन में। तो मतलब जिंक का वेट कम हो रहा है और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मतलब कॉपर रोड का वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है।